स्टूडेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड है आज अनमोल एंड ही हैज रिसेंटली क्वालिफाइड सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस जेआरएफ. So let's understand, let's welcome him and let's understand his journey, क्या क्या इन्होंने किया था और कौन सी इनसे बातें हैं जो आप सीख सकते हो. That will help for your preparation. So hi Anmol, how are you doing? I'm great, ma'am. Thank you for this opportunity. Okay, great. So first of all, a big congratulations because जैसे हमको पता है JRF बहुत कम लोगों को मिलती है, इतने सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं and you are one of them. So a big congratulations. Please tell me about your rank and everything. Ma'am, I got rank 55, AIR 55. Okay, and great. Percentile score 99.87. That's very good. That's awesome actually. So big congratulations. So please tell me, was this result expected? आपको लगा था आपका ये आ जाएगा या फिर आप थोड़ा ज्यादा या इससे कुछ कम एक्सपेक्ट कर रहे थे? Ma'am, I was expecting a little more, but in the final answer key, I lost almost 6 to 7 marks. That's why the rank was decreased. Okay. So I think आज जब कुछ लोगों ने चैलेंज किया उसके बाद में आपके कुछ गलत हुए हैं क्या क्वेश्चंस? Yes, ma'am. 2 questions, one from part B and one from part C. Okay, so I think 6 marks plus नेगेटिव के भी गए होंगे. Yes, ma'am. Okay. 7.5 marks. 7 marks, yes. तो कोई दिक्कत नहीं, बट यू हैव गॉट द जेआरएफ. डेफिनेटली अगर आपको और अच्छी रैंक चाहिए तो आप एक और अटेम्प्ट दे सकते हो इफ यू विश, बट आई थिंक जेआरएफ क्वालिफिकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग. So please tell me, आपका सब्जेक्ट क्या था मास्टर्स में? Ma'am, it was biotechnology. Okay. So my question is कि being a biotechnology aspirant, आपको क्या लगता है कि जो 13 हमारा यूनिट है सिलेबस में से, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को उसमें से क्या पिक करना चाहिए पहले पढ़ने को? What is easier for you? मैम, बायोटेक ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट दैट कि पर्टिकुलरली बायोटेक स्टूडेंट हैं तो एक मतलब पर्टिकुलर यूनिट ही उठाने हैं. जैसे मैं बायोटेक का स्टूडेंट हूँ लेकिन फिर भी एवोल्यूशन और इकोलॉजी मेरे को अच्छा लगा. मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया, तो वो मतलब सब्जेक्टिव है, किसी के इंटरेस्ट पे है. अगर आपको कुछ चीज इंटरेस्टिंग लगती है तो वो आप कर सकते हैं. और जैसे मेरे को 7th यूनिट जो होता है अपना टेक्सोनोमी और वो वाला, तो वो मुझे स्ट्रिक्टली था कि ये तो नहीं ही करना है. ठीक है, बस वो बायोटेक के स्टूडेंट रिलेट कर सकते हैं कि जिन्होंने जूलॉजी बॉटनी की है तो उनका थोड़ा बहुत उससे एक्सपोजर होता है. लेकिन 7th यूनिट डाइवर्सिटी वाला तो वो था कि बाकी यूनिट्स तो देवर यहाँ की एक बार पढ़ोगे तो हो जाता है. ओके. एंड जब आपने प्रिपेयर किया था तो आई थिंक डाइवर्सिटी को छोड़ दिया तो यू हैड 12 यूनिट, तो आपने पूरे 12 पढ़े हैं या फिर आपने गिन के 6-7 पढ़े थे टू क्वालिफाई द एग्जाम? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? मैम, 10 यूनिट्स मैंने पूरे अच्छे से किए हैं. ठीक है, और 2 यूनिट जो अपने टेक्नोलॉजी मतलब एंड वाले हैं 12th और 13 यूनिट, उसमें से मैंने मतलब थोड़ा सा फिल्टर करके पढ़ा है. टॉपिक्स पढ़े, लाइक आपको जो आते होंगे आपने उसको अच्छे से किया होगा. ओके, ग्रेट. तो दैट्स ग्रेट कि सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सिलेबस को समझना चाहिए टू ऑल द एस्पिरेंट्स कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. लाइक हमें अनमोल ने बताया है कि बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजी एस्पिरेंट टैक्सोनॉमी आई डोंट थिंक दे शुड पिक बिकॉज आई नो उसमें पूरा थियरी है, आपको लर्न करना है. एंड इफ यू नो द टैक्सोनॉमी की भाई उसका उस टाइम पे ये नाम था तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो और यू कैन स्किप द पार्ट. बट बहुत सारे और टॉपिक्स है जिसको डेफिनेटली आप कवर कर सकते हो. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लेसन आप लोग के लिए तो यही होगा कि पिक करो कि आपके लिए क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कितना आपको अच्छे से करना है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. और आपके माइंड में वो बात इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप लोग को अगर 2-3 लोगों ने आके बोला भी कि नहीं वेट कर ले वो तो इजी है, यू शुड नॉट लाइक इजीली गेट मैनिपुलेटेड बाय दैट. आपको आपका स्ट्रेंथ पता होना बहुत जरूरी है. तो टेल मी अनमोल कि जब भी स्टूडेंट एक कोई एस्पिरेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द इनिशियल पेपर्स टू पिक? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए पढ़ने की? तो मैं मतलब सबसे पहले सिलेबस अपना जानना चाहिए कि कौन सा पार्ट ज्यादा आता है. जैसे इकोलॉजी इवोल्यूशन की वेटेज है, मानते हैं कि उससे थोड़ी बहुत आती है, वैसे इक्वली होता है सभी यूनिट्स का. लेकिन आप बोल सकते हैं कि ज्यादा इजी क्वेश्चंस आप इकोलॉजी इवोल्यूशन से सिलेक्ट कर सकते हो. तो मेरा मानना है कि पहले अपने सिलेबस को अच्छे से जानो. अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी सीनियर से अपने यूनिवर्सिटी में कोई हो जो आपको हेल्प करे, या जैसे कोचिंग में IFS है तो उससे अपने प्रोफेसर से बात की अच्छे से, तो वो बताएंगे आपको कि सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से फिर आप देखो कि आप क्या कर सकते हो इसमें. जैसे डेव बायो था, डेव बायो मेरे लिए पूरा एक न्यू टॉपिक था.
डेव बायो न्यू टॉपिक था, लेकिन क्या था कि उसमें जब मैंने उसको अच्छे से एनालाइज किया तो मेरे को समझ आया कि इसको कहाँ से शुरू करके कैसे कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप करोगे कि आपको पूरा शुरू से करना पड़ता है, जैसे सेल बायो है, तो अगर आप इसकी स्टार्टिंग नहीं पढ़ोगे तो आपको बीच में से समझ नहीं आएगा। लेकिन डेव बायो में है कि वो डेवलपमेंट अलग अलग है, तो जैसे आप मान लो कि वल्वा डेवलपमेंट है, तो उसको आप अलग से कर सकते हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे वो एनालाइज करके करना चाहिए अच्छे। बिल्कुल, हाँ, ये दिस इज वेरी ट्रू। डेवलपमेंट में सब अलग है, लिम्ब डेवलपमेंट अलग से पढ़ लिया, तो फैक्टर्स आर नॉट दैट मच कनेक्टेड। आपको बेसिक्स पता है कि भाई गैस्ट्रुलेशन किस तरीके से हो रहा है, तो वो एक पार्ट आता है। देन यू हैव टू स्टडी आई थिंक 3 to 4 5 सम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, एंड दैट्स इट, दैट्स योर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एंड आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो जूलॉजी के बच्चों को थोड़ा आइडिया रहता है, बाकी कोई पढ़ के नहीं आता है। So definitely हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो we are like इसको पढ़ें कि नहीं, but when you study it's very easy, you can do it, it's doable, true। डेव बायो को कभी छोड़ के नहीं जाना। मैं लास्ट टाइम छोड़ के गया था सितंबर में, तो मुझे बहुत फील हुआ कि डेव बायो से क्वेश्चन आए और इजी थे, कर सकते थे। तो ओके ग्रेट। एंड यस डेफिनेटली कि सेल बायोलॉजी वगैरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड, आई थिंक एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करो तो आप धीरे धीरे करके आप सारे लेवल्स तक जा सकते हो। हाँ मैम, वो एक्सपर्ट्स ने सिलेबस का स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया है कि वो डूएबल है, कि आप ऐसे पहले सेल कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो उसके बाद आप डेव बायो में आओगे तो आपको आसानी रहेगी। कि अगर आपको सेल सिग्नलिंग पाथवेज का थोड़ा आइडिया है तो आप उसको कर सकते हो। यस, अदरवाइज आपको समझने का कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अनलेस यू डोंट नो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, यू कैन अंडरस्टैंड कि रिलीज कहाँ से हो रहा है, पैराक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है। तो डेफिनेटली, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि सिर्फ गिन के 6 यूनिट करते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज इन द अदर पार्ट। नो, यू कांट डू। मे बी कुछ पार्ट आप जो अलग है, डिस्कनेक्टेड, आप स्किप कर सकते हो, या आप उस एक यूनिट में से कुछ पार्ट में भी आप नहीं पढ़ो, बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बहुत अच्छा कनेक्शन बताया आपने मुझे कि सिग्नलिंग और डेवलपमेंट इज कनेक्टेड। आपको समझ में आ रहा है कि भाई सिग्नलिंग कैसे भेजा जाता है, कैसे उसको रिसीव किया जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड ड्रोसोफिला डेवलपमेंट देन ओनली कि भाई कहाँ से जा रहा है, बाइकॉर्ड नानोस हम क्यों बोलते हैं कि डोर्सल वेंट्रल कैसे डिसाइड होगा। तो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ग्रेट। एंड टेल मी अबाउट योर फेवरेट टॉपिक। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना लाइक बहुत इजी लगा समझने को, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा मजा आती थी? मैम सेल सिग्नलिंग के ही मुझे बढ़िया लगे। मुझे ये पाथवे जो कास्केड पाथवे जो भी है, तो मैंने वैसे पहली बार पढ़ा था ये। ठीक है, मैंने बीएससी एमएससी में ये चीज नहीं कभी पढ़ी थी, लेकिन मैं जीपीसीआर तक पढ़ा था, बेसिक सा रिसेप्टर टाइप्स का। लेकिन जो डिटेल में पाथवे मैंने पढ़े तो मुझको वो काफी अच्छा लगा कि कैसे एक से एक आगे से आगे वो मैसेज कन्वे होता है, तो वो अच्छा लगा पाथवे। यस, एंड आई थिंक सेल सिग्नलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस टिपिकल टॉपिक से होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं वो आई थिंक आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। लाइक वो आपको पूरी कहानी बताते हैं अच्छी से, ये ऐसा 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 हो रहा है, ये इनहिबिटर एक्टिवेटेड, देन दे विल आस्क यू कि आपने ड्रग यूज किया तो क्या होगा। आया था मैम इस बार, वो मॉर्निंग शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, मैं करके आया था पार्ट सी का। ग्रेट। सो ये मुझे भी बड़ी मजा आती है इस क्वेश्चन में, बिकॉज उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता नहीं रखना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन, एक फ्लो शीट बनाते चलो एंड आपका आंसर काफी आसानी से काफी जल्दी आ जाएगा सिग्नलिंग में। सो दैट्स ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल्स पार्ट? आपका स्ट्रेंथ है या वीकनेस है जो आपको जेनेटिक्स में थोड़े से होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में थोड़े से होते हैं? मैम अगर मैं बात करूं, पहले वीकनेस थी, लेकिन जब मैं गेट की प्रिपरेशन करने शुरू किया तो गेट मुझे पता था कि न्यूमेरिकल के बिना नहीं होगा। तो वो मैंने वीकनेस को फेस किया। मेरा फियर था न्यूमेरिकल का, उसको मैंने फेस किया। तो पूरा तो नहीं मैं बोल सकता कि मैंने उसको स्ट्रेंथ बना ली, लेकिन उसको ओवरकम कर लिया मैंने। उससे मैं थोड़े नंबर निकाल पाया, तो थोड़े मार्क्स मुझे उससे मिले, गेट में भी मिले और इससे भी मिले। बढ़िया। सो यस, दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल्स एक ऐसा पार्ट है, बायोलॉजी के बच्चे थोड़ा सा डरते हैं उसको ट्राई करने को कि हम करें कि नहीं, गलत होगा क्या, टाइम ज्यादा लगेगा क्या। बट आई थिंक व्हेन यू प्रैक्टिस सम क्वेश्चन काफी इजीली लगते हैं फिर वो, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस। कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट है, अग्रीड, मत पढ़ो, बट कुछ टॉपिक्स आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड वहां से आपके शॉर्ट आंसर्स आते हैं, वो आप बहुत कॉन्फिडेंटली मार्क करके आते हो एग्जाम में। उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ना, उसको आंसर को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। यस, उसको रिवर्स करके डेफिनेटली। वरना थियोरी में कभी-कभी मे बी अगर 4 स्टेटमेंट है, एनी 3 करेक्ट या कुछ पहचाना है, तो शायद आप एक हाथ में कभी कंफ्यूजन है, बट न्यूमेरिकल्स में क्लियर कट आपको मिल जाता है। एंड टेल मी कि आपके कौन से फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक व्हिच क्वेश्चंस यू एंजॉय? मैच द पेयर्स, ग्राफिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, क्या आपको ज्यादा पसंद है?
मैम वो तो सबका फेवरेट है, मैच द फॉलोइंग। इजीली मार्क्स मिल जाते हैं बिठे बिठाए। यस, उसमें एक ही ऑप्शन अगर आपको आता है तो आप सारा क्वेश्चन कर लेते हो। बिल्कुल, अगर आप लकी हो उसमें आपको उसमें से 2 भी चीजें पता है तो कॉन्फिडेंटली हम उसको मार्क कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक पार्ट सी का बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेटजी होती है कि मैच द पेज को ढूंढो सबसे पहले, जस्ट इमीडिएटली लाइक स्किम द पेपर, देखो कि कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस है एंड मैच द पेज तो आप इजीली कर लोगे डेफिनेटली। एंड व्हाट अबाउट द ग्राफिकल क्वेश्चंस, आपको डर लगता था या फिर यू आर कंफर्टेबल विद इट? नहीं, ग्राफिकल कंफर्टेबल। ओके ग्रेट। तो आई थिंक ग्राफिकल में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है बच्चों को, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको समझने में टाइम लग जाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद, आपने अगर डेली किया है प्रैक्टिस तो डेफिनेटली हो जाएगा। एंड टेल मी अबाउट योर स्ट्रैटेजी कि आप रिवीजन कैसे करते थे, बिकॉज इतना सारा एक साथ में याद रखना बहुत मुश्किल है। सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू रिवाइज एवरीथिंग? मैम एक्चुअली क्या हुआ ना कि जैसे जैन में हुआ था, अपना गेट का हुआ था, तो तभी मैंने इम्यूनो और जो उससे रिलेटेड था गेट एक्सेल में जो सिलेबस था तभी मैंने वो कर लिया। फिर डीबीटी आया, डीबीटी बैट आया, तो उसमें जो सिलेबस था तो मैंने कर लिया। तो मेरा था कि मेरा मतलब 30 to 40% सिलेबस ऐसे रिवाइज हो रहा था। यस। थोड़ा जो ओवरलैपिंग सिलेबस है तो वो रिवाइज हो रहा था। तो उसके बाद फिर जब CSIR आया तो जब मतलब 20-25 दिन बचे थे तो फिर जो सिलेबस बचा था मैंने वो शुरू किया, और जब एग्जाम नजदीक आ गया तो फिर वही मतलब डेली का जो आपको सारा सिलेबस करना है उसमें सिर्फ एक बार ओवरव्यू लेना है। जैसे केसी सर बोलते हैं कि तुम एक बार बस उसको देखो, पढ़ो भी मत, सिर्फ उसको देख लो तो तुम्हें याद रह जाता है कि ऐसी कोई चीज है या ऐसा टॉपिक है। तो वो सब। बढ़िया बढ़िया। So since you have mentioned 2 more exams, so did you qualify those exams, GATE and DBT? Yes ma'am. Great. So बहुत बढ़िया। And I think we all say that CSR एक हमारा एक ऐसा सिलेबस है कि इसमें आपके सारे पेपर्स कवर हो जाते हैं। Of course कुछ एडिशनल चीजें हैं कि आपको एक्स्ट्रा बायोइन्फॉर्मेटिक्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा DBT में, then you have to study extra chemistry part and all in GATE, agreed, but I think basic जो हमारा कोर जो सब्जेक्ट्स है वो आप यहाँ से कवर कर लेते हो काफी आसानी से। So that's great. And tell me about the practicing questions. आपने कितना टाइम दिया है to practice more questions for part C and part B? मैम एक तो जो PYQ की बुक होती है जो अपनी IFS की है, DBT की और दोनों CSIR की, तो मतलब मैंने ये गलती की कि मैंने लास्ट मंथ तक उसको उठाया भी नहीं। ऑर्डर कर ली थी, घर पे पड़ी थी, लेकिन मैं उसको देख नहीं रहा था। लेकिन जब क्योंकि मेरे टॉपिक्स थोड़े क्लियर थे, कंसेप्ट थोड़े क्लियर थे, तो जब मैं उसको अप्लाई करने गया, सॉल्व करने गया, तो लकीली मेरे उतना टाइम नहीं लगा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो मतलब मेरा कम टाइम में वो रिवाइज हो गए क्वेश्चन। यूजुअली ऐसे करना चाहिए कि जब पढ़ा तो तभी उसके PYQ करके देखा। तो लेकिन मेरा वो मतलब एक गलती थी, लेकिन वो थोड़ी हो गया कि लकीली टॉपिक क्लियर थे तो थोड़ा आसानी से हो गया। और क्या है कि सोल्यूशन पूरा डिटेल में दिया रहता है IFS की बुक्स में, जो PYQ की बुक्स हैं। तो मेरे पास DBT और उसकी दोनों की बुक्स थी, CSIR की, तो वो अच्छे से हो गया उसके कारण। ओके ग्रेट। सो बहुत बहुत जरूरी है स्टूडेंट, प्लीज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको रिविजन करके नॉलेज आता है, बट जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे तब तक किसी काम का नहीं है वो। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट वेल, कि ताकि आपको सब पता रहे कि व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तुरंत कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है या क्या यूज करना है। एंड टेल मी अबाउट द मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे फुल लेंथ वाले जो होते हैं? नहीं मैम, मैंने बस एक बार वो 1 रुपये वाली जो होती है टेस्ट सीरीज वो ली तो थी, लेकिन वही के बस हो जाएगा, कोई ना कर लेंगे, तो वो ऐसे रह जाता है। ओके ओके। तो आई थिंक मैं ये बहुत बार बच्चों को पूछती हूँ कि मॉक टेस्ट से बच्चे क्या क्या सीखते हैं। सो डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर कि मॉक टेस्ट से क्या लगता है कि आप क्या क्या सीख सकते हो? मैम मॉक टेस्ट से सीख तो बहुत कुछ सकते हैं, जैसे वो 3 घंटे को कैसे प्लान करना है, एग्जाम टेस्ट को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, लेकिन मेरा क्या था कि मुझे डर था कि अगर मॉक टेस्ट में ठीक नहीं हुआ तो मेरी एंग्जाइटी बढ़ेगी, तो मैं सीधा एग्जाम में ही जाके उसको परफॉर्म किया। तो मैंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया। ओके ओके। बट आई थिंक आपने इतना, आई थिंक यू हैव लाइक यू हैव गिवन गेट DBT, तो आपने रिवीजन इतना तगड़ा करके रखा था कि यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली। बट स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, डू अटेंड द मॉक टेस्ट एंड डू गिव द प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस भी करो, बिकॉज दैट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। एंड टेल मी, एग्जाम जब आपने दिया है तो उस टाइम पे नर्वसनेस, एंजाइटी तो बहुत नॉर्मल सी बात है। कोई लर्निंग आपके एक्सपीरियंस से, आपके एग्जाम से जो आई थिंक आपको लगता है कि बच्चों को सीखना चाहिए वहां से, कुछ आपको लगता है?
यस एग्जाम सेंटर पे जब भी हम जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये लेके जानी चाहिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, कि आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि वहाँ पे तो मतलब आपको वेलकम करने के लिए लोग खड़े होंगे, ऐसा तो ऐसा नहीं है। तो हम भी जब गए थे तो नॉर्मली क्या होता है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो जो वेरीफाई करते हैं, जो फोटो करते हैं, साइन करवाते हैं सब, तो वो भी कम थे, एक लंबी लाइन थी, ठीक है, और गर्मी भी बहुत थी और अंदर जाके भी थोड़ा पुअर मैनेजमेंट थी और कंप्यूटर भी बार बार बंद हो रहे थे। तो वो आपको एक एक्सपेक्टेशन लेके चलनी चाहिए कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और अपनी जो भी है कि थोड़ा बहुत, जैसे मेरा है कि मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए ड्राई फ्रूट डाल के ले जाता हूँ छुपा के, और वो और थोड़ा पानी मतलब अपना लेके जाओ, पानी तो साथ में लेके जाना चाहिए, बिल्कुल वाटर बॉटल लेके जानी चाहिए, ये दोनों चीजें हैं। वाटर अगर है तो वो मतलब पीते रहोगे या कुछ चलता रहेगा तो थोड़ा ध्यान रहता है कि डाइवर्ट होता रहता है, और डरना तो है ही नहीं कि मतलब ऐसा है कि नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो थोड़ा स्ट्रेस तो रहता है माइंड में। जी डेफिनेटली। एंड यस, बी प्रिपेयर्ड कि अगर वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है कि कुछ कंप्यूटर बंद हो गया या कुछ भी हो गया है, डोंट पैनिक, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज आप एक बार अगर पैनिक हो गया तो मे बी आपका आगे का पूरा पेपर आप खुद खराब कर सकते हो उस चीज को लेके। सो डोंट पैनिक, जस्ट कीप द पेस, एक पेस बनाए रखो, उसके हिसाब से सॉल्व करो। तो अनमोल, जब आपने एग्जाम दिया था तो आपका टारगेट था कि आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या फिर आपके माइंड में क्लैरिटी थी कि मुझे पार्ट सी से इतने करने हैं, पार्ट बी से इतने क्वेश्चंस करने हैं? What was in your mind at that time? मैम पार्ट ए और पार्ट सी की पूरी क्लैरिटी थी, ठीक है, कि पार्ट ए से मुझे 20 मार्क्स तक टारगेट करने हैं, 11 या 12 क्वेश्चन के अराउंड में करूंगा, ठीक है, और जो पार्ट सी है, पार्ट सी का तो 25 क्वेश्चन का नॉर्मली है, 75 क्वेश्चन है तो 25 तो कर ही सकते हैं, 25 तो हो जाता है, तो 25 क्वेश्चन उससे और 11 उससे। लेकिन पार्ट बी का ऐसा रहता है कि 25 to 30, अगर ज्यादा आपको गैस करना पड़ रहा है, ज्यादा तुक्का मारना पड़ रहा है, तो यू डो नॉट गो फॉर 35, थोड़ा आराम से 25 से 30 के बीच में कर लो। यस, बिकॉज़ आई थिंक पार्ट बी में थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इफ यू नो देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट, अदरवाइज नेगेटिव में जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। यस मैम, वो फैक्चुअल हो गया ना, मतलब यस नो वाला क्वेश्चन हो गया, आता है या नहीं आता। एंड पार्ट्स में अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आई थिंक यू कैन फाइंड सम लॉजिक, बिकॉज़ ऑप्शंस में ही काफी कुछ दिया होता है वहां। यस, कई बार पार्ट सी में सारा कांसेप्ट लिखा रहता है कि अगर जीपीसीआर का है तो जीपीसीआर का ये सब यूनिट है, ये है, और आपको बस एक जनरल सा आंसर देना है उसमें। यस, एंड मुझे लगता है पार्ट सी में एक दो बार मैंने ऐसा भी देखा है कि दो क्वेश्चंस लिंक्ड होते हैं बिल्कुल, पर वो अलग जगह पे होते हैं। आई डोंट थिंक वो 3 घंटे में बच्चा पहचान पाता है वो चीज, बट आप जब हम लोग आराम से एनालिसिस करते हैं टीम बैठ के, तो हमको लगता है ये क्वेश्चन तो रिलेटेड था आपस में, अगर वो दो ये क्वेश्चन पढ़ लेता साथ में तो शायद उसको दोनों का आंसर वहीं से मिल जाता था। बट एग्जाम में क्योंकि टाइम कम होता है, इतना कुछ चल रहा होता है माइंड में, तो वो बच्चा उस टाइम पे लिंक नहीं कर पाता है। सो कैन यू टेल मी फ्यू कॉन्सेप्ट्स की जो हर बार एग्जाम में पूछते हैं कि वो कर लिया तो फिर वहीं से आएगा क्वेश्चन, ऐसे कुछ है कॉन्सेप्ट आपको लगता है? मैम प्रोटीन में से जैसे रामाचंद्रन प्लॉट है, वो इम्पोर्टेंट लगता है। सेल बायो में भी जैसे सेल साइकिल है, फैक्ट्स है, तो सेल सिग्नलिंग में इम्यूनो का थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, और सिग्नलिंग के पाथवे तो सारे मतलब आसानी है, वो किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं होते। जैसे वो आपको समझ आ जाएगा कि सेल की एक लैंग्वेज है और ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। तो उसके बाद में अपना जो है डेव बायो में भी काफी नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, कि उनमें से आता ही आता है। वल्वा जैसे डेवलपमेंट का मैं बोल रहा था, उसका है, लिम्ब डेवलपमेंट का है, फैक्टर्स। कई बार ऐसा होता है कि जो अगर आपने स्टैंडर्ड बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपको अगर फैक्टर वो मतलब ऐसे है कि लकीली अगर याद है तो उसमें निकल जाता है, नहीं तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आप कर सकते हैं। और उसमें है जैसे साइटोस्केलेटन का एक है कि साइटोस्केलेटन में लास्ट टाइम भी देखे आया था, साइटोस्केलेटन वहां से ज्यादा पूछते हैं। हाँ मैम, वो जो प्रोटीन इंटरेक्शन का सारा है, तो वो एक टेबल है, बस उसको याद रखना एक इम्पोर्टेंट चीज है। लास्ट टाइम भी उसमें से आया था तो वो मेरा रह गया था, तो वो पिछली बार मैं मिस्टेक से सीखा, तो मैं इस बार उसको करके गया तो आया था। वो मैच द फॉलोइंग 3 कॉलम वाला था, तो मेरे को तीनों का मतलब लॉजिक समझ में था, तो मैं वो लगा के आया, तो वो ठीक गया। तो एनिमल फिजियो में भी है, जैसे हार्ट का है, वो बैरोरिसेप्टर्स का है, और उसमें आया था इस बार ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी का क्वेश्चन आया था, रीनल सिस्टम का। तो ऐसे मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कुछ ना पॉइंट्स हैं, अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से करोगे तो आपको पता चलता जाएगा। यस, सो पीवाईक्यू से बहुत एक अच्छा आइडिया मिलता है हमको कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपने उसको तो करना ही करना है, बिकॉज एज यू हैव मेंशन डेफिनेटली सेल साइकिल से आने ही है क्वेश्चन।
फ्लावर डेवलपमेंट से आनी ही है, वो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से डेफिनेटली आते हैं क्वेश्चन, बाकी कुछ इधर उधर होंगे बट यू कैन डेफिनेटली डू इट। एंड वन मोर थिंग कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आपने कैसे हैंडल किया है इस डिस्ट्रैक्शन को? मैम वैसे ये थोड़ा सा मतलब अलग चीज है, लेकिन मैं अगर जैसे मान लो कि पढ़ रहा हूँ तो साथ में मेरी एक कुछ ना कुछ वीडियो या कुछ कोई सॉन्ग या कुछ म्यूजिकल जैसे इंस्ट्रूमेंटल हो गया तो मैं वो चला लेता था। तो ऐसे है कि आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आप ऐसे फोन पड़ा रहता है ना, तो आपको रहता है कि इसको मैं चलाऊं इसको चलाऊं, अगर कुछ ना कुछ साइड में चल रहा है ना तो वो ऐसे रहता है, वो फोकस थोड़ा डिवाइडेड रहता है, तो वो बार बार वहां नहीं जाता। बट आपका कंसंट्रेशन उससे डाइवर्ट नहीं होता है फ्रॉम दैट म्यूजिक? नहीं मैम, अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाओगे तो वो एक्चुअली इम्प्रूव करता है फोकस को। तो वो सब्जेक्टिव है, वो भी किसी किसी को वो हो सकता है कि उसको डिस्टर्ब होता है व्हाइट नॉइज से, कोई बिल्कुल साइलेंस में पढ़ना पसंद करते हैं, तो ऐसे। सो दैट इज योर डेफिनेटली वो आपका मंत्रा है। आई थिंक मुझे पर्सनली होगा कि मुझे म्यूजिक नहीं चाहिए होगा बिकॉज आई माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बट डेफिनेटली मैंने देखा है काफी लोगों को लाइक व्हेन दे स्टडी दे वांट सम म्यूजिक, कुछ अगर रहेगा बैकग्राउंड में तो दे फील कि अच्छा चलो कुछ एक है। सो दैट्स ग्रेट, दैट्स फॉर यू। और मैम अगर कभी कभी ऐसा होता तो मैं क्या करता था कि फोन को मैं बिल्कुल अलग रूम में रख देता था। ठीक है, तो आप फोन के बारे में भूल ही जाओगे कि फोन एग्जिस्ट भी करता है, तो वो भी आसान चीज है। ओके ग्रेट। एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी कभी आपको ऐसे डिप्रेशन या ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हो पा रहा है? होता है ना, अगर सारा दिन मतलब सोशल इंटरेक्शन भी कम हो जाती है, सारा दिन आपको बैठ के पढ़ना है, रात तक पढ़ रहे हो, सुबह उठते हो, फिर आपको है कि आज भी सेम ही चीज करनी है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है मतलब। और दोस्तों को प्लान्स जो बनाते हैं उनको बार बार मना करना पड़ता है। हाँ, बीच बीच में जाना भी चाहिए, जैसे कभी वीकेंड पे आप जाओ भी, ऐसा नहीं है, तो वो है कि आप थोड़ा बहुत उसको टैकल करो। थोड़ा बहुत मेरा था कि मैं थोड़ा गेम्स खेलता था, तो मेरा हो जाता था हैंडल। ओके, तो हाँ मेरा वही सवाल था आपसे कि आप उससे कैसे हैंडल करते हो? गेम्स खेल के डिस्ट्रैक्शन डाइवर्जन हो जाता है, फ्रेंड से बात करके, और कुछ तो बस खास नहीं मैम, बाकी यही है कि अगर आपको ऐसे है ना कि 2 यूनिट हैं, आपको प्लांट अच्छा नहीं लगता, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एनिमल फिजियो अच्छी लगती है। अगर एनिमल फिजियो अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग है, तो वो आपके लिए एंटरटेनमेंट जैसे हो जाएगा, आप उसको पढ़ोगे तो। ठीक है, तो वो बैलेंस बना लो, थोड़ा प्लांट पढ़ लिया, वो थोड़ा बोरिंग सा लगने लग गया तो वो देख लो, तो वो थोड़ा ऐसे एंटरटेनमेंट सा करवा देगा, हाँ कि अच्छी चीज है, कुछ नई चीज पता चली। जैसे अपने प्रांशु सर हैं, तो उनका लेक्चर सुन लो तो ऐसे ही एंटरटेनमेंट ही चलता रहता था। प्लांट एनिमल फिजियो का पढ़ाते थे, तो वो यूट्यूब पे उनका जो पुरानी वीडियोस है मैंने देखी हैं, या उनको अभी भी इमोशन बैच में भी पढ़ाया है, तो ऐसा है कि बस वो एंटरटेनमेंट सा होता रहता था, और वही है। बिल्कुल। तो यस, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली कि मतलब मैं भी प्रेफर करती हूँ कि हमेशा 2 सब्जेक्ट एक साथ में पढ़ना स्टार्ट करो, एक पसंद हो और एक जो ना पसंद हो। अगर आपने सारे फेवरेट्स पहले पढ़ लिए तो बाद में बोर हो जाएगा, पढ़ोगे नहीं शायद उसे। अगर आपने उससे स्टार्ट किया तो वो शायद मे बी जमेगा नहीं उतना अच्छे से, तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा। सो 2 ऐसे स्टार्ट करो कि एक आपको बहुत अच्छा लगता हो, एक शायद थोड़ा कम अच्छा लगता हो या बिल्कुल ना पसंद हो, तो आप बैलेंस करके डेफिनेटली चल सकते हो। तो दैट्स ग्रेट। यस, एक ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि मान लो कि जो पाथवेज है ना, पाथवेज हैं, मतलब एक पाथवे आप डेली कर सकते हो, कि वो टॉपिक छोटा सा है और टाइम कम लेता है, और आपको रिमेम्बर भी मतलब अच्छे से याद हो जाएगा, दिमाग में अच्छे से रहेगा अगर एक पाथवे आप डेली कर रहे हो। या जैसे उसमें है डेव बायो के टॉपिक्स है, जैसे वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आप उसको 3-4 पेजेस का टॉपिक रहेगा, अगर आप उसको नोट्स में लिखोगे, नोट्स बना लोगे अच्छे से, तो आप एक टॉपिक डेली का कर सकते हो, उसको आराम से साथ में लेके चल सकते हो, तो वो काफी हेल्प करता है। पाथवेज में मैंने सारे ऐसे ही किए थे, एक एक दिन। ग्रेट। यस, डेफिनेटली अगर आपने एक दिन सारे पाथवेज लेके बैठे तो शायद आपको बहुत प्रॉब्लम होगी सब एक साथ करने में, बट इफ यू स्टार्ट स्लोली ये आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ग्रेट। एंड सम लास्ट थिंग कि हु यू डेडिकेट दिस सक्सेस, आपके पीछे किस का हाथ रहा है इसमें? मैम फ्रेंड्स का भी रहा है और घर वालों का भी रहा है, जिन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया है। बाकी तो दीदी हैं, सिस्टर हैं बड़ी, वो भी एमएससी कर रही हैं, वो पीएचडी कर रही हैं वो। ओके। तो उनसे भी कांस्टेंट सपोर्ट में रहता था, तो वो बताती रहती थी कि ऐसा कर लो। तो बस यही। ओके, ग्रेट। एंड लास्टली एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव, जो भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए कोई लास्ट मैसेज, कुछ टिप्स आपकी तरफ से? मैम कंसिस्टेंट रहना एक इम्पोर्टेंट चीज है,
अगर आप मतलब मान लो कि भटक भी गए हो 3-4 दिन, आपने मतलब ऐसा रहता था कि मेरा भी रहता था कि 3-4 दिन कभी-कभी ऐसा है कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आप 5th डे आप दोबारा उसको वापस ले आओ, कंसिस्टेंट हो जाओ और बैठ जाओ। बस बैठ जाओ, पढ़ा जाएगा बाद में। पढ़ाई शुरू करोगे तो बीच में आपको कब पता चलेगा कि आपका फ़ोकस कितना डीप हो गया है और आपने पूरा एक मतलब टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स यस, क्योंकि सीएसआर नेट एक बहुत लंबी जर्नी है, आपको कंसिस्टेंटली एक पेस में पढ़ते रहना है। फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने एक दिन बहुत सारा कर लिया फिर आपने 5 दिन का ब्रेक लिया, नहीं, आपको डेली रिविजन करते पढ़ते हुए चलना है। तो थैंक यू सो मच अनमोल फॉर ज्वाइनिंग, बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड आई थिंक हमारे एस्पिरेंट्स ने बहुत सारी बातें सीखी है आपसे। अ बिग कांग्रेचुलेशंस एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कुछ आपके प्लान है फ्यूचर में, क्या करना है आपको आफ्टर दिस जेआरएफ? यस मैम, मैं पीएचडी के लिए देख रहा हूँ, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं दिमाग में। तो अभी है कि 3-4 महीने लग जाएंगे उसमें एडमिशन के लिए। ओके। तो तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ रिव्यू आर्टिकल वगैरह कुछ ऐसा मैं शुरू कर दूँ। तो तब तक मेरे पास एक आध पब्लिकेशन भी हो जाएगी, तो दैट वुड बी गुड। Great. So I wish you all the very best from the entire team and hope you do very well in your life. And to all the aspirants out there, I think आपने काफी कुछ सीखा समझा है about the exam. You got some new perspectives today, and we will soon meet you all with some new things for the upcoming exam. तब तक बच्चों प्लीज पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज about the exam, do post in the comment box. And students, all the very best. See you all very soon. Have a great day and a very happy learning.